उत्तर प्रदेश के एक चौधरी साहब रहते हैं, जिनके ईंट के 4 भट्ठे रहते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही सुंदर और सुशील लड़की काम करती है, जिसका नाम रहता है रेखा। रेखा उस ईंट भट्ठे पर काम करती है। आपको बता दें कि चौधरी साहब का लगभग 4 भट्ठा रहता है और चारों भट्ठे पर लगभग 200 से अधिक मजदूर काम करते हैं, ईंट पाथने का काम करते हैं। वह लड़की काफ़ी सुंदर रहती है और जो ईंट भट्ठे के मालिक रहते हैं, उनका लड़का उस लड़की पर उसका दिल फिसल जाता है। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं गाजीपुर क्राइम तक। आज की जो कहानी है वो उत्तर प्रदेश के एक चौधरी साहब की है, जिनके ईंट के 4 भट्ठे रहते हैं और भट्ठे पर लगभग 200 से अधिक लोग काम करते हैं। आपको बता दें कि वहाँ पर करीब करीब बहुत लोग काम करते हैं और उस भट्ठे पर जो लोग आए रहते हैं वह झारखंड के रांची जिले से वहाँ लोग आए रहते हैं और काम करते हैं। आपको बता दें कि एक परिवार रहता है जो झारखंड से आया रहता है और करीब 15 साल से उस ईंट भट्ठे पर काम करता है। आपको बता दें जो चौधरी साहब रहते हैं, चौधरी साहब के परिवार में एक उनकी पत्नी, एक बेटा, एक बेटी। आपको बता दें उनकी बेटी जो लखनऊ में एमबीबीएस की पढ़ाई करती रहती है और एक लड़का रहता है जो बीटेक किया रहता है और वह आपको बता दें कि बाहर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 2-3 महीने से जॉब करता रहता है और 30 से 40 हजार उसको सैलरी मिलती है। जब उसके पिता जो मालिक होते हैं भट्ठे के, वो कहते हैं कि बेटा अब तुम घर चले आओ, 30 हजार और 40 हजार से काम नहीं चलेगा, क्योंकि घर पर इतना धन संपत्ति है कि कोई कमी नहीं है, तुम आकर घर का जो बिजनेस है ईंट भट्ठे वाला उसी को संभालो। लड़का आ जाता है। जो लड़का रहता है, लड़का का नाम हर्षवर्धन रहता है। हर्षवर्धन जब आता है, धीरे धीरे अपने पिता का बिजनेस जो ईंट भट्ठे का है उसको संभाल लेता है और उस पर जो भट्ठे पर मुंशी रहता है, जो ईंट भट्ठे के मालिक रहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे बेटों को काम की पूरी तरीके से जानकारी दे दो और काम कैसे होता है, काम किस तरीके से होता है वो सिखा दो। मुंशी लगातार 1 आध महीने तक उस उनके बेटे को घुमाता है, कार्य दिखाता है, कैसे लेबर कार्य करते हैं, कैसे ईंट पकता है, कैसे कोयला से लगाई हर चीज, कैसे चिमनी चलती है, सब कुछ के बारे में जानकारी देता है। जब हर चीज परख लेता है, जान जाता है हर्षवर्धन, हर्षवर्धन अब एक भट्ठे पर ऑफिस में रहने लगता है, एक भट्ठा संभालने लगता है और जिस भट्ठे को संभालता है उसी भट्ठे पर एक रेखा नाम की जो लड़की रहती है, वह ईंट बनाने की काम करती है और उसके माता पिता रहते हैं रेखा के। आपको बता दें कि जहाँ ऑफिस होता है उसी के बगल में वह ईंट की छप्पर डालकर और ईंट बनाने की काम करती है। एक दिन जब मालिक का बेटा हर्षवर्धन निकलता है अपने ऑफिस से और जाता है काम देखने के लिए, तो वो एक लड़की को देखता है। जो लड़की अपने पैरों से माटी को रौंदती रहती है, ईंट बनाने के लिए तैयार करती रहती है और वो पसीने से लथपथ रहती है। जब वो देखती है कि मालिक का लड़का आ रहा है, वह तुरंत अपना दुपट्टा उतारकर अपने जो दुपट्टा नीचे रखी रहती है उसको तुरंत कंधे पर डाल लेती है। कुछ देर देखता है, देखने के बाद उसका कहीं ना कहीं जो भट्टे के मालिक का बेटा होता है उसका दिल मचल जाता है उस लड़की को देखकर और उसके बाद कुछ देर तक उस लड़की को बहुत गहरे निगाहों से देखने लगता है। देखते देखते फिर उसके बाद चुपचाप चला जाता है। फिर वो अगले दिन आता है, फिर वो ऐसे ही कार्य करता है, लगातार 2-3 दिन ऐसे कार्य करता है। फिर तब तक एक दिन फिर अपने ऑफिस से निकलता है और उस लड़की के पास पहुंचता है तो देखता है तो न तो उसकी वहाँ माता पिता, न तो वो लड़की रहती है जो रेखा रहती है, वो तीनों गायब रहते हैं। आपको बता दें कि वह 7 दिन लगातार जाता है जहाँ पे वो लड़की ईंट पाथने का काम करती है, लेकिन वह 7 दिन वहाँ पर लड़की नहीं रहती है और उसे पता भी नहीं रहता है कि मेरे ही
अगले जो भट्ठा है उस पे गई है ईंट पाथने के लिए, जहाँ अधिक जरूरत है। फिर उसे 8वें दिन वह जाता है फिर काम देखने के लिए, देखता है तो तीनों वापस आ गए रहते हैं। तब पूछता है हर्षवर्धन कि तुम लोग कहाँ गए थे और 7 दिनों तक यहाँ पर नहीं थे। तो तब तक वो लड़की कहती है कि हम लोग तो यहीं थे, कहीं नहीं गए थे। लेकिन फिर बाद में बताते हैं कि नहीं, वो दूसरे भट्ठे पर ज़्यादा ईंट की आवश्यकता थी, इसलिए वहाँ पर हम लोग गए थे और फिर वापस आ गए। धीरे धीरे उस वह बातचीत करने लगता है, उसके माता पिता से बातचीत करने लगता है। उसके माता पिता बताते हैं कि जो रेखा है वो अपने नानी के घर रहती थी और इंटर इंटर तक पढ़ाई की है। तब हर्षवर्धन एक पढ़ा लिखा और बीटेक लड़का रहता है। वो तुरंत पूछता है कि इंटर किस सब्जेक्ट से की हो, तो वो तुरंत बताती है कि मैंने इंटर मैथ सब्जेक्ट से की। तो वो कहता है मैथ तो बहुत लेंदी सब्जेक्ट है। बोलती है नहीं, बहुत आसान सब्जेक्ट है क्योंकि वो मेरा मैथ में रुचि था और वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था। फिर उसके बाद कहता है कि तुम्हारा टेबल कितना तक याद है। तब वो कहती है कि हमारा करीब टेबल 100 तक याद है। अचंभव में पड़ जाता है, तमाम पहाड़े सुनाने के लिए बोलता है। वो हर 80-90 जो भी पूछता है वो सब बता देती है। फिर उसके बाद बोलता है कि अच्छा, ये जो ईंट पाथ रही है उसका क्षेत्रफल बता सकती हो। वो बोलती है कि मैं ईंट का नहीं, मैं आपके पूरे भट्ठे का, आपका चिमनी का, आपके ऑफिस का, हर चीज का मैं क्षेत्रफल बता सकती हूँ। तब उसको लगता है कि पढ़ी तक, इंटर तक पढ़ी है, लेकिन ज्ञान इसको बहुत है। फिर उसके बाद दोनों में बातचीत चलने लगता है। उसके माँ बाप पूछते हैं कि अरे साहब, पढ़ी लिखी है, कुछ जानती है? तो बोलती है, वो बोलता है हर्षवर्धन की पढ़ी लिखी है लेकिन उससे ज़्यादा कुछ ये जानती है। फिर उसके बाद रोज वहाँ पर आना, उससे बात करना, धीरे धीरे एक दूसरे को दोनों पसंद करने लगते हैं। धीरे धीरे एक दिन, तब तक इसी बीच में जो चौधरी साहब का लड़का होता है हर्षवर्धन, वो चला जाता है लखनऊ 2-3 दिन के लिए, अपनी बहन जो एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही होती है उससे मिलने के लिए। जब वहाँ जाता है, जाने के बाद 2-3 दिन रहता है, फिर वापस आता है। तब रेखा बोलती है कि कहाँ गए थे? तो बोलता है कि मैं तो गया था, मैं कहीं नहीं गया था, मैं तो यहीं था। तो बोलती है कि नहीं, आप कहीं गए थे, आपको कोई इंतजार कर रहा था। तब पूछता है कि कौन इंतजार कर रहा था? तो बताती है कि एक ईंट पाथने वाली लड़की इंतजार कर रही थी जिसका नाम रेखा है। तब वो मुस्कुराता है और मन ही मन दोनों खुश हो जाते हैं। दोनों एक दूसरे के आंखों में देखकर धीरे धीरे एक दूसरे के करीब चले जाते हैं और दोनों एक गले मिल जाते हैं। गले मिलने के बाद वो दोनों देखते हैं कि कोई आसपास नहीं है, हम लोग कोई देख नहीं रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तब तक वहां पर रेखा की माँ आ जाती है और दूर पर कुछ ऐसी हलचल करती है जिससे पता चले कि उसकी माँ आ रही है। और दोनों जब कान में ये हलचल जाती है तो अलग हो जाते हैं और सोचते हैं कि कोई देखा नहीं है। लेकिन उसकी माँ देख लेती है। जब उसकी माँ देख लेती आती है तो कहती है कि साहब, आपको इतने धूप में रहना अच्छी बात नहीं है, और गरीब और ये मजदूर से बार बार आना जाना अच्छी बात नहीं है, आप जाइए। वो हर्षवर्धन अपने ऑफिस में चला जाता है, लेकिन उसकी माँ रेखा को बहुत समझाती है, बताती है कि ये बड़े लोग हैं, ये अपार संपत्ति, धन पैसा वाले हैं, इनके साथ कुछ भी हो जाए तो हमारी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, और इन्हीं के रहमो करम पर हम लोग को जीना है, और 15 साल से हम लोग जीते आ रहे हैं। तो ऐसा करना कि तुम इन लोगों से दूर रहो, इनकी बातें तुमको नहीं समझ में आएगी, और ना हम इनसे लड़ सकते हैं, ना हमारी कोई सुनेगा, क्योंकि हर चीज से संपन्न है। ऐसे कहने पर रेखा बात को समझ जाती है। फिर दूसरे दिन जब हर्षवर्धन आता है, उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वह नज़र अपने मिट्टी को रौंदती रहती है और नज़र ऊपर नहीं करती है। तो हर्षवर्धन वापस चला जाता है और अगले दिन मार्केट जाता है, मार्केट से कपड़ा और गिफ्ट लेकर आता है उसके लिए। जब वहाँ आता है तब तक उसकी माँ आ जाती है, और तब माँ कहती है कि साहब, हमारे चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि आप लोग अमीर आदमी हैं, आपकी बातें, आपकी सोच बहुत ऊपर तक है। हम लोग गरीब मजदूर, रोज कमाने खाने वाले, हमारे यहाँ मत आया करिए, क्योंकि इससे आपका नाम खराब होगा
और साथ साथ हम लोग का भी जीना दुभर हो जाएगा। तब वापस जाता है हर्षवर्धन और ऑफिस में जाकर पंखा चालू करके और बैठकर सोचने लगता है इस बात को, क्योंकि ये बात उसको लग जाती है। फिर वह एक दिन अपने घर में शाम को खाना खाते समय उसके पिता साथ में होते हैं। उनसे कहता है कि पिताजी मैं शादी करना चाहता हूँ। तब कहते हैं कि कौन मना किया है बेटा तुमको, मैं तो पहले से ही बोल रहा हूँ कि तुम शादी कर लो। तो बोलता है कि पिताजी आप मजाक मत करिए, मैं सच में कह रहा हूँ कि मैं शादी करना चाहता हूँ। पिताजी कहते हैं कि शादी किससे करना चाहते हैं, कोई लड़की देखे हो, कोई लड़की पसंद है? तब कहता है कि हाँ पिताजी मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उस लड़की को देखा हूँ। तब कहते हैं कि वो कौन सी लड़की है और कहाँ की लड़की है? तब कहता है कि जिस भट्ठे पे मैं रहता हूँ और जो ऑफिस है और ऑफिस के बगल में एक लड़की और उसके माता पिता रहते हैं, वही लड़की है। तब वो कहते हैं कि सुखदेव की लड़की? तब कहता है कि मैं नाम से नहीं जानता हूँ कि वो किसकी लड़की है, लेकिन रेखा नाम की लड़की है। तब तुरंत वो फोन लगाते हैं अपने मुंशी के पास और बोलते हैं कि तुम सुखदेव और उसकी लड़की और उसकी मम्मी को लेकर हमारे घर आओ। तुरंत मुंशी उन लोगों के पास जाता है, करीब रात 11 बजे जाता है। दोनों जब बोलती हैं कि बड़े मालिक बुलाए हैं, तो दोनों उसके माता पिता मुंशी का पैर पकड़कर रोने लगते हैं। बोलते हैं कि हमें बचा लीजिए मुंशी जी। मुंशी को समझ में नहीं आता है कि क्या बात है कि दोनों लोग ऐसे पैर पकड़कर रोने लगे। तो बोलता है क्या बात है, बात बताओ। तो बात बताने के लिए जब कहता है तो बताते हैं कि ऐसी ऐसी मेरी बेटी उनके बेटे के साथ की है। तो बोल रहे हैं कि हमें तो पता ही नहीं है और हमें ही काम को देख रेख करवाने के लिए उनके बेटों को लगाया गया था, कहीं ना कहीं हमारा भी खैरियत नहीं है। और जाने से मना वो करने लगते हैं दोनों उसके माता पिता। कहते नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि अब साहब का बुलावा आया है। तो साहब का जब बुलाया है तो चलना पड़ेगा, चलो मैं भी हूँ तुम लोग भी चलो। तीनों वो और मुंशी रात को 11 बजे उसके घर पहुंचते हैं। सामने सोफे पर बैठे रहते हैं मालिक और उसका बेटा, ये नीचे जाकर बैठ जाते हैं। तब वहां पर उसकी माँ कहती है कि मैं तभी तो बोलती थी कि बेटे को भट्ठे पर मत भेजो, कहीं कोई जादू टोना करके कोई फंसा ली है। तब तक वो बोलते हैं, मालिक जो चौधरी साहब होते हैं बोलते हैं कि तुम चुप रहो और अंदर जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। उस समय वो बात करते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी ये लड़की है? तो कहता है कि हाँ सर ये है हमारी लड़की है और हम लोग गरीब है, हमसे गलती हो गया, हमें माफ़ कर दीजिए। दोनों जाकर पैरों में गिर जाते हैं मालिक के, जो चौधरी साहब होते हैं। जब गिर जाते हैं तब कहते हैं कि उठो उठो, हटो हटो। हटाते हैं और कहते हैं कि अब जो चौधरी साहब होते हैं अपनी पत्नी को बुलाते हैं, कहते हैं कि तुम सुनो यहाँ आओ। वो आती है, कहते हैं कि बताओ तुमको लड़की पसंद है या नहीं? तब कहती है कि नहीं लड़की तो पसंद है और बहुत सुंदर है। और कहते हैं चौधरी साहब अब तुम जाओ अंदर। कहते हैं कि अब अपने बेटे से कि तुम्हारी माँ को लड़की पसंद आ गई है, और जब माँ को पसंद आ गई है, तुमको पसंद है, हमको लगता है कि तुम एक दूसरे के लिए शादी हो जाएगी तो जिंदगी सुखमय रहेगी। तो दोनों कहते हैं कि हाँ। तो बोलते हैं कि ठीक है मैं शादी की तैयारी करता हूँ। तब जो रेखा के माता पिता होते हैं दोनों कहते हैं कि साहब हम लोग छोटे परिवार से हैं, गरीब परिवार से, कुछ दे नहीं पाएंगे, लेकिन एक काम करेंगे कि आपके भट्ठे पर जब तक जिंदा रहेंगे बिना पैसे के काम करेंगे। तब वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं है सुखदेव, तुम काम करोगे पैसा लोगे, लेकिन तुम अब मेरे बराबरी में आ गए हो, मेरे समधी बन गए हो, ऐसा कुछ नहीं है। और तुम्हारी लड़की और मेरे लड़के का धूमधाम से यहीं पर शादी किया जाएगा। और वो शादी करते हैं, शादी के बाद दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करने लगते हैं। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य ये है कि जो लोग अपार धन संपत्ति रखते हैं और बोलते हैं कि सामने जो गरीब की लड़की रहती है और उनके प्रेम संबंध रहते हैं, तो बोलते हैं कि हमारे पास इतना हैसियत है, तुम्हारे पास क्या हैसियत है, तुम क्या दे सकते हो? तो ये कहानी से यही सीख मिलती है कि जो अपनाना चाहे कितना भी बड़ा रहे तो गरीब को अपना सकता है। कहानी सुनाने का वही उद्देश्य था। आपसे फिर मिलेंगे कोई और कहानी के लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।